हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। उसे हम हर्निया कहते हैं। आज हम हर्निया के बारे में जानेंगे। हर्निया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस एज ग्रुप में मोस्टली पाया जाता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसमें एनेस्थीसिया किस तरीके से दिया जाता है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हर्निया ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि हर्निया पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं और काफ़ी नेग्लेक्टेड पेशेंट्स होते हैं। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे ही प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो टाइमली उसका इलाज नहीं करवाते। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं हर्निया क्या है। हर्निया एक्चुअल में जो हमारी बॉडी में जैसे कोई वॉल से हमारी बॉडी में कवर्ड हैं ऑर्गन्स, जब वो वॉल वीक हो जाती है, जहाँ जहाँ पे वो वीक हो जाती है उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो वहाँ से बॉडी के जो भी कुछ ऑर्गन्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। बाहर ऐसा दिखाई नहीं देते, लेकिन वो स्किन में जैसे स्वेलिंग सी नज़र आने लगती है। कवर स्किन से कवर रहते हैं, लेकिन जो अंदरूनी वॉल होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी अंदर ऑर्गन है वो बाहर आने लगता है। इस चीज़ को हम हर्निया बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो ये इंटेस्टाइन की आंत की पिक्चर है, तो इसमें ये वॉल जो है इसकी वीक हो गई है, तो वो उस एरिया से बाहर की तरफ आ रहे हैं। इस चीज़ को हम हर्निया बोलते हैं। अब आते हैं इसके किस किस प्रकार के हर्निया हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इनके नाम दिए गए हैं, ये किस किस जगह पे पाए जाते हैं उस हिसाब से इनके नाम हैं। जैसे जो कॉमनली पाया जाता है इंग्वाइनल हर्निया, जो ये ग्रोइन जिसको हम रूटीन में बोलते हैं, जांघ यानी वहाँ पे पाया जाता है। ये दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हो सकता है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल या पैरा अम्बिलिकल। अम्बिलिकस यानी जो धुन्नी होती है उस जगह पे अगर स्वेलिंग होती है तो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, और उसके अगर साइड में थोड़ा राइट या लेफ्ट साइड में हो तो उसको हम पैरा अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। ये धुन्नी के ऊपर होता है। इंसिजनल हर्निया, ये जो पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी भी तरीके की कोई सर्जरी हुई हो, वहाँ पे अगर दोबारा कुछ स्वेलिंग हो जाए उस जगह पे, तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि पहले कोई इंसिजन दिया हुआ। इंसिजन मतलब कोई चीरा दिया हुआ था जिसका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है। तो इसमें हम एक एक करके मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताऊँगा। सबसे पहले हम इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्वाइनल हर्निया मोस्टली जो होते हैं मेल्स में पाया जाता है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड हो सकता है। इसमें एज ग्रुप बच्चों में भी होता है। ये कंजेनाइटल हर्निया जिसको बोलते हैं, ये बचपन में बर्थ से ही होता है, और अडल्ट्स में भी होता है जो यंग होते हैं, और जो ओल्ड एज में, तो क्योंकि ओल्ड एज में वैसे भी मसल्स वीक हो जाती हैं तो उसमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है जो अम्बिलिकल हर्निया है, वो जिनमें अम्बिलिकस वाला जो एरिया है वहाँ पे मसल अगर वीक हो जाती है तो वहाँ पे अम्बिलिकल हर्निया आ जाता है। इसी तरीके से इंसिजनल हर्निया, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमारा पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस जगह पे जो हर्निया होता है उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो हर्नियाज जो हैं वो डिफरेंट तरीके के हर्निया ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों में भी होते हैं जो कंजेनाइटल हर्निया होते हैं जिनका मतलब बर्थ से ही होते हैं, या जो अडल्ट्स में होते हैं वो बर्थ वाले ही कंटिन्यू करके कई बार अडल्ट में प्रेजेंट करते हैं, यंग एज में प्रेजेंट करते हैं। और कई बार ओल्ड एज में होता है जो वीकनेस ऑफ द मसल्स की वजह से होता है, तो उसको वो ओल्ड एज में प्रेजेंट करते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, कोई ऐसा नहीं कि इस एज ग्रुप में नहीं होता। और फीमेल्स में भी ये काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में जैसे ये इंसिजनल हर्निया है, ये काफ़ी देखने को मिलता है क्योंकि उनकी काफ़ी तरह की सर्जरीज हो जाती हैं। जैसे उनके बच्चादानी का ऑपरेशन हो जाता है, या सिजेरियन जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं, उस ऑपरेशन से हर्निया बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर उनकी जो मसल वॉल है वो वीक होती है। आइए अब जान लेते हैं कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये किस किस वजह से हो सकता है हर्निया। कॉमनली मतलब हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इनके, वो हम देख लेते हैं। कॉमनली रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी। जो पेशेंट्स ओबीज़ हैं, जिनमें मोटापे की शिकायत है, जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, उन पे
उन पे उनको ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, खासकर अम्बिलिकल हर्निया होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी जिनको कब्ज़ रहती है, वो जब भी अपने स्टूल्स पास करते समय काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। उसकी वजह से जो पेट के अंदर का प्रेशर है, जब स्टूल्स पास करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो पेट के अंदर का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है, बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको 1-2 बार किसी को कॉन्स्टिपेशन हुई तो उसको हर्निया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, मतलब कई सालों से लगातार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन चल रही है, तब उसको हर्निया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट है जो कोई हैवी अगर वेट उठा लेते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली लोग कोई हैवी वेट का काम करते हैं, जैसे मजदूर लेबर लोग हैं जो उनको हर्निया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उनमें मोस्टली इंग्वेनल हर्निया देखने को मिलता है। जो लेबर क्लास होते हैं, जो मेहनत मजदूरी वाला हैवी काम करते हैं, उनमें इंग्वेनल हर्निया, जो जांग या ग्रोइन वाला एरिया जो होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट होता है कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, जैसे बर्थ मैंने आपको बताया, बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम है, बर्थ से ही कोई कुछ मसल का किसी एरिया जो है वीक है, तो वो न्यू बॉर्न में या जो शुरू के 4-5 साल के बच्चे में प्रेजेंट करने लगता है, तो वो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। यदि वो उस समय प्रेजेंट नहीं करता, कई बार वो लेटर ऑन प्रेजेंट करता है, तो वो अडल्ट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जिनको खांसी रहती है, क्रॉनिक कॉफ, जो लगातार खांसते रहते हैं। 1-2 बार की खांसी से नहीं होता है, जो लगातार कॉन्टिन्यूसली कॉफ करते रहते हैं, खासकर जैसे स्मोकर्स होते हैं, उनको कॉफ की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उनमें भी क्योंकि कॉफिंग से भी जो पेट का जब कॉफ करते हैं तो पेट पे जोर पड़ता है, पेट के अंदर प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी जो हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यदि हमारे कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई हो, जैसे खासकर पेट में इंजरी हो गई हो, या हमारे पास कोई मसल वीकनेस है, हमें कोई मसल वीकनेस की काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जिनमें मसल वीकनेस होती है, मसल की स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इन केसेस में भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी में भी हो जाता है कई बार, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो पेट का प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो कई बार वो लेटर ऑन उसमें हर्निया की तरह मैनिफेस्ट करता है। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये कारण क्या है कि अगर मस्कुलर जो मसल वॉल है उसमें डिफेक्ट है, कंजेनाइटली जैसे डिफेक्ट हो सकता है, या ओबेसिटी की वजह से वीकनेस हो गई है तब हर्निया हो सकता है, या अगर पेट का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ जाए, या एकदम कोई जोर के कोई ट्रॉमा हो पेट के ऊपर, तब जाके एक हर्निया हो सकता है। इसमें मैं आपको जैसे बताता हूँ, ट्रीटमेंट में करने से पहले कई बार जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो खासकर यंग पेशेंट्स होते हैं, जो कहीं रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो उनका मेडिकल होता है, तो उस मेडिकल में उनको खुद उनको पता नहीं होता, लेकिन जब मेडिकल उनका होता है तो उनको ये हर्निया की प्रॉब्लम कई बार सामने आती है। जैसे इंग्वेनल हर्निया होता है या अम्बिलिकल हर्निया, तो खैर पता लग जाता है, लेकिन इंग्वेनल हर्निया कई बार नहीं पता लगता, तो वो मेडिकल में फिर उनको ये ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो पेशेंट कई बार वापस हमारे पास आते हैं कि भाई हमने ये ऑपरेशन करवाना है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना मेडिकली फिट हों उस हिसाब से, ताकि आप आगे जाके अप्लाई कर सकें। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे। ट्रीटमेंट इसका प्योरली सर्जिकल है, नो अदर वे। कोई ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये मसल वीकनेस हो गई है। जो मसल वीक हो गई है, जहाँ से वो गैप आ गया है, वो आप किसी मेडिसिन से या किसी भी मालिश वगैरह से नहीं भर सकते। मैंने देखा है बहुत सारे यहाँ पे क्वैक्स ट्रीटमेंट भी चलता है, या मालिश करवा लेते हैं, या कोई पट्टी बंधवा लेते हैं बाहर से ही, या कोई मरहम लगवा लेते हैं, काइंड ऑफ इस टाइप का ट्रीटमेंट भी हर्निया का लोग लेते हैं, जस्ट टू अवॉइड सर्जरी, कि सर्जरी ना हमें करवानी पड़े। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, इसका इलाज सर्जरी है। सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगी आपकी बीमारी, और ये आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी अगर आप इसको टाइमली सर्जरी नहीं करवाएंगे। और इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार जो हर्निया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया, सर्जिकल ही ट्रीटेड होता है इसका। तो इसमें ओपन सर्जरी होती है और लेप्रोस्कोपिक, दोनों होती हैं। जैसे आजकल मोस्टली लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर्स ही की जाती हैं। ओपन सर्जरीज ओनली के लिए उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कोई कोमोबिडिटीज़ हैं, कोई हार्ट की कोई तकलीफ़ है, या और कोई, या बड़े हर्नियाज हैं जिनके, उनमें ओपन सर्जरी की जाती है। अदरवाइज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और लेप्रोस्कोपिक अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर भी होता है, इंग्वेनल हर्निया के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं।
कई बार दोनों पेशेंट को दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड इंग्वाइनल हर्निया होता है, तो लेप्रोस्कोपी से काफ़ी अच्छे से उसका सर्जरी उसकी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। और अम्बिलिकल हर्निया है, इवन इंसिजनल हर्निया ऑल्सो, कई लोग लेप्रोस्कोपिक हर्निया, इंसिजनल हर्निया भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है और उसके भी बहुत अच्छे से रिजल्ट्स हैं। इसमें मैश लगाई जाती है, आपने सुना होगा कॉमनली कि जाली लगा दीजिए, जाली लगा दीजिए। तो इसमें जाली जो होती है वो एक मैश होती है, प्रोलीन मैश होती है, वो मैश लगाई जाती है, जिससे वो मैश जो है वो उस मसल में जाके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है जिसे कहते हैं, और वो उस मसल को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से वो हर्निया फिर दोबारा वहाँ पे नहीं बनता। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ओपन सर्जरी है, ओपन में छोटा सा एक इंसिजन दिया जाता है और आप मैश भी देख पा रहे हैं, वो मैश लगाई जाती है, ये ओपन सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी पोर्ट्स डाले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने लेप्रोस्कोपिक एनेस्थीसिया के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो ये इसमें पोर्ट्स डाले जाते हैं और इसमें भी मैश लगाई जाती है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसमें एनेस्थीसिया पार्ट का क्या है कि जो ओपन सर्जरीज होती हैं वो मोस्टली स्पाइनल में की जाती हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए जनरल एनेस्थीसिया ही प्रेफर करते हैं। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अब अबव 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं या काफ़ी उनको कोमॉर्बिडिटी होती है या कोई हार्ट की कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरीके की दिक्कत होती है कि वो एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं होते, दोनों ही स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं है। तो इस ऐसे में कई बार हम उनको लोकल एनेस्थीसिया में भी कर दिया जाता है और उसमें भी वो ठीक हो जाता है, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हम मॉनिटर कर लेते हैं, मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर बोलते हैं उसमें। सर्जन उसमें लोकल इन्फिल्ट्रेट कर लेता है उस जगह पे, लोकल एनेस्थेटिक, और बाकी उसके जो वाइटल्स होते हैं वो हम मॉनिटर कर लेते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें हम क्या है कि उसको स्पाइनल भी बच जाता है और जनरल एनेस्थीसिया भी बच जाता है। लेकिन वो काफ़ी उन पेशेंट्स के लिए जो काफ़ी डिबिलिटेटेड हैं, काफ़ी उनकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन हर्निया का ऑपरेशन भी करना ज़रूरी है, तब किया जाता है। यूजुअली स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। अब आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्जरी ना करवाने की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्जरी करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सर्जरी से पहले यानी अगर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई एक्स से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अननेसेसरली उसको डिले करे जा रहे हैं, सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, बहुत सारे आपको डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है, सर्जन ने बोल दिया कि सर इसकी सर्जरी होएगी, तब भी आप सर्जरी नहीं करवा रहे, किसी भी कारणवश नहीं करवा रहे, चाहे सर्जरी का डर है, चाहे व्हाटएवर रीज़न, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ये जो आंत जो है हमारी, ये उस हर्निया के कंटेंट्स में फंस जाती है, उसमें फंस जाती है। यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि सर मेरे ये स्वेलिंग होती है, जब मैं खड़ा होता हूँ तब ये स्वेलिंग बढ़ जाती है, बाहर आ जाती है, और जब मैं लेटता हूँ, रात को लाई डाउन करता हूँ, तो वो स्वेलिंग वापस अंदर चली जाती है। तो उसमें आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो अपने आप बाहर आना और अपने आप अंदर जाना, ये तब तक है जब तक वो रास्ता स्मूथ है, वो आ रही है और आंत जो है वो आ रही है और जा रही है, वापस अंदर जा रही है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम उसको नहीं देखेंगे या उसको नहीं ध्यान देंगे, वो जो रास्ता है वो तंग होता जाएगा और वो आंत कोई कंडीशन ऐसी कभी बार होएगी कि आंत उसमें फंस जाएगी और वो वापस नहीं जाएगी। यदि आंत जो है उसमें फंस जाए और वापस ना जाए तो उसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, कई बार ख़त्म भी हो जाती है और वो बिल्कुल काली पड़ जाती है, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं। तब वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है और उसको फिर उस आंत को काट के और उसको फिर सारा जोड़ना पड़ता है और वो वाला हिस्सा आंत का निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल गल गया होता है, बिल्कुल गैंग्रीन हो गया होता है। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है। मेरे हिसाब से मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी कंडीशन तक ना पहुँचें और आप अपना जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए हर्निया के रिलेटेड, आप तुरंत कंसल्ट करें, एक अच्छे सर्जन को कंसल्ट करें और आप अपना इलाज करवाएं। अननेसेसरली इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना कराएं। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन करवाए हैं जिनमें पेशेंट ने काफ़ी लेट प्रेजेंट किया और वो, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, इसको जो ये टर्मिनोलॉजी है इसकी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वो रास्ता वापस नहीं जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया रास्ता, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं इसको। और काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है और कहीं उसमें पेशेंट को काफ़ी इन्फेक्शन भी हो जाती है। मेन कॉम्प्लिकेशन तो इसकी यही है, सर्जरी ना करवाने की, हर्निया की यही कॉम्प्लिकेशन है। और धीरे धीरे इसका साइज़ भी बढ़ता रहता है और पेशेंट पेन कंप्लेंट करता है, पेशेंट को कई बार सबक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पेशेंट को स्टूल्स पास नहीं होते, वो कंडीशंस धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है और एक एंड स्टेज ऐसा आता है कि आपकी
जो गट है, जो आंत है, वो बिल्कुल अंदर फंस गई है और आपको फिर ज़बरदस्त पेन होता है और काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है और उसकी इमीडिएट सर्जरी होती है, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब आते हैं सर्जरी के बाद की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वैसे बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं ये, लेकिन क्योंकि देखने को मिलती हैं कभी-कभार, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताई हैं, जैसे एज रिलेटेड हैं या और भी जैसे कोई शुगर के मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं, उनको जो भी एनेस्थीसिया रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, वो इसमें कॉम्प्लिकेशंस वो इसमें भी आ सकती हैं, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जैसे इसमें सर्जिकली क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेटर ऑन, रेकरेंस हो जाता है। बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि हम आजकल जो ऑलमोस्ट एवरी केस में मैश लगा रहे हैं, तो इसमें आपको जो है रेकरेंस का मतलब है हर्निया का दोबारा होना। तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन रेकरेंस आर रिपोर्टेड, डेफिनेटली रिपोर्टेड, तो लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है वुंड इन्फेक्शन, जहाँ पे इंसिजन दिया था, जहाँ पे आपका खासकर ये ओपन सर्जरी में काफ़ी कॉमन होता है वुंड इन्फेक्शन। ये खासकर उनमें पाया जाता है जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर वुंड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये मैश भी इन्फेक्ट कर जाती है और ये सारा निकालना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है अगर वो वाला एरिया जो है वो अगर नेक्रोसिस हो जाए या उसमें काला पड़ जाए, तब भी उसको काफ़ी दिक्कत आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, की टू सक्सेस फॉर एनी सर्जरी जो है वो अर्ली डायग्नोसिस है। जितनी जल्दी आप प्रेजेंट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी सर्जरी होएगी और उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होएगी, उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेसफुल सर्जरी होएगी। तो मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम, हर्निया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, डोंट डिले इट, अदरवाइज़ आप ये इन सब प्रॉब्लम्स में लैंड अप हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हर्निया के रिलेटेड जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। फिर भी यदि आपके कोई क्वेरीज़ हों, यदि आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू।